Hello everyone, welcome to GOIS. So today we will be studying the basic structure doctrine of the Indian Constitution. After this we will be covering a very major part of fundamental rights. तो आज हम basic structure doctrine से start करेंगे और उसके बाद हम fundamental rights में आराम से जाएंगे। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट? वी हैव व्हाट इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। यस, अब आपके दिमाग में एक मूड आता होगा, क्वेश्चन आता होगा कि मैडम ये फंडामेंटल क्यों है। सी, पहले तो आप याद करो, वी हैव मैटर। यस, हम बोलते हैं ना कि हमारा जितना भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। यस, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है, दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब ये वो पार्टिकल्स हैं, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके बना ना एटम बन पाएगा, और अगर एटम ही नहीं बनेगा तो भाई मैटर कैसे बनेगा? That is the reason why we say that electron, proton, neutrons are fundamental particles. Similarly, for the Constitution of India, अगर हमें इंडिया में कोई भी लॉ बनाना है, राइट, हमें कोई भी अमेंडमेंट करना हो, हमें कोई भी एक्शन ना करना हो, हमें कोई भी पॉलिसी लाना हो, ऑल दीज हैव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे मैटर डिराइव होता है फंडामेंटल पार्टिकल से, उसी तरह से एनी लॉ, एनी एक्शन, एनी अमेंडमेंट, एनी पॉलिसी दैट इज डन इन इंडिया has to be taken from the Constitution of India. इसीलिए हम इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं। यस, ऑलराइट। अब देखिए, अब हमारा वी हैव इंडिया। यस, हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। अब इस टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमें पता है कि हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट ये यानी कि आर्टिकल 12 में जो मैंने आपको बताया था कि भाई आर्टिकल 12 में जो है हमारा स्टेट डिफाइंड है, दैट स्टेट इज एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यस, हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट भी है। हमने ये भी देखा था कि कोई भी बॉडी जो गवर्नमेंट के अंडर आती है उसे आप स्टेट के डेफिनेशन के अंदर डाल सकते हो अंडर आर्टिकल 12। यस, स्टेट ने हमें बोला है कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होंगे। यस, और ये 3 ऑर्गन्स जो है वो है एग्जीक्यूटिव, वो है लेजिस्लेटिव और वो है जुडिशरी, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा कि भाई वी हैव अ सिटीजन, हम लोग बहुत सारे हम लोग खड़े हैं, हम लोग सिटीजन्स हैं। यस, और हमने जाकर फिर बोला कि भाई कि बी आर अम्बेडकर साहब के पास हम गए एंड वी टोल्ड बी आर अम्बेडकर साहब कि भाई आर्टिकल 12 में तो आपने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और स्टेट को पूरा डिफाइन भी कर दिया, स्टेट को सारे के सारे पावर्स भी दे दिए हैं, स्टेट को आपने बोला हमें प्रोटेक्ट करेगा। बट सर एक बात बताइए, अगर स्टेट करप्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने हमसे बोला, डियर सिटीजन्स, तुम लोग है ना, खुश हो जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल बिकम हैप्पी। Why? Because I have given you what is known as Article 13 of the Indian Constitution. What has he given us? He has given us Article 13 of the Indian Constitution. Madam, what is Article 13? देखो, Article 13 जो है, it is a part of Part 3 of our Constitution. मैंने क्या बोला? Part 3 of our Constitution का ये एक हिस्सा है and it is a part of fundamental rights. Okay, ma'am. What does it say? See, it says that anything, ठीक है, पहली बात मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा प्लीज, एनीथिंग दैट वायलेट्स, abridges or contravenes on the fundamental right of the citizen, yes, on the fundamental right of the citizen will be declared null and void. क्या मैंने बोला? that कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारा जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बनाता है, कोई भी एक्शन करता है, कोई भी पॉलिसी करता है, किसी भी तरह का अमेंडमेंट करता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, अब्रिज कर रही है या कॉन्ट्रवीन कर रही है, सो सच अ लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। आप बोलेंगे मैडम ये नल एंड वॉइड कौन डिक्लेयर करेगा? भाई ये या तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा या तो हाई कोर्ट करेगा। मैडम कैसे करेगा? इनके पास पावर है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत ये लोग क्या करेंगे, एक रिट जारी करेंगे और इस रिट से हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये लॉ जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये जो लॉ बनाया गया है वो है नल एंड वॉइड।
तो अब एक सिटीजन नॉर्मली हम बी आर अम्बेडकर से पूछता है, मतलब सर कभी भी स्टेट मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता? तो बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि नहीं भाई, हम आपको बचा रहे हैं, वी आर सेविंग यू फ्रॉम द स्टेट थ्रू आर्टिकल 13. We are giving to the judiciary what is known as the power of judicial review. मैं क्या दे रहा हूँ? I am giving the judiciary the power of judicial review. और इस judicial review power से मैं judiciary को ये power दे रहा हूँ कि judiciary जो है पार्लियामेंट के हर लॉ, हर अमेंडमेंट, हर पॉलिसी, हर एक्शन को अच्छी तरीके से चेक कर पाएगी, और अगर उन्हें लगता है कि वो किसी तरीके से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, वो इसे डिक्लेयर कर देगी एज नल एंड वॉइड. यस. अब ये सुन के एज ए सिटीजन मैं तो यार बहुत खुश हो जाती हूँ, और मैं बोलती हूँ चलो अब मैं अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ूंगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास मेरे बहुत सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 13 है. तो भाई आर्टिकल 13 जैसा मैंने आपको पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 पढ़ते 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 मैं पहुंचती हूँ पार्ट 20 पे. ठीक है, और इस पार्ट 20 में मैं देखती हूँ कि एक आर्टिकल 368 है. ऑलराइट मैडम, ये 368 में क्या लिखा है? नाउ आर्टिकल 368 अगर आपको पता है टॉक्स अबाउट the amending power of the parliament. What does it talk about? It talks about the amending power of the parliament. Okay, matlab now it states that nothing in the constitution of India, nothing in the constitution of India will stop the parliament from making or amending any part of the constitution of India. मतलब if you understand this particular point, ठीक है, this particular article is giving what is known as unlimited powers to the parliament, right? That the parliament can completely amend any article. Now if you look over here and you see part 3, अब अगर आप part 3 को देखोगे, part 3 में क्या बोला है कि भाई कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी पॉलिसी अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को टच कर रहा है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा. दैट मीन्स दैट पार्ट 3 इज सेइंग यू कैनॉट टच मी. अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो पार्ट 3 बोलता है कि भाई तुम तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते, यू कैनॉट टच मी. यस, आप मुझे छू नहीं सकते. और यहाँ आर्टिकल 3 आप मुझे छू नहीं सकते, और यहाँ आर्टिकल 368 बोल रहा है कि मैं कुछ भी अमेंड कर सकता हूँ. मैं आर्टिकल 13 क्या, मैं फंडामेंटल राइट क्या, मैं एनीथिंग, आई कैन इवन चेंज आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन भी चेंज कर सकता हूँ इफ आई वांट. सो डू यू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज व्हाट इज नोन एज एन इंट्रिंसिक क्लैश. यस और नो, कि भाई ये जो हो रहा है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही एक बहुत मेजर क्लैश है, जहां हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जो कि किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को छुए. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 368 में बोला गया है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है. तो इसका मतलब है, देखो अगर आप नॉर्मली सोचो, लॉ जो होता है, लॉ इज क्लियर, राइट? लॉ इज रिटन, लॉ इज क्लियर. जो भी लॉ है वो आराम से लिख दी जाती है. लॉ इज आइदर ब्लैक, लॉ इज आइदर व्हाइट. लेकिन यहाँ पर आप देखो, इट इज लाइक अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ यू कैन नॉट अमेंड, एक तरीके से मैं क्या बोल रही हूँ, यू कैन नॉट चेंज आर्टिकल 13, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आप फंडामेंटल राइट्स नहीं छू सकते, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी छू सकते हो, फंडामेंटल राइट्स भी छू रहे हो. इसकी वजह से आप क्या देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक इंट्रिंसिक इशू आ गया था. ठीक है, अब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आर्टिकल 13 भी अम्बेडकर साहब ने लिखा है, भाई आर्टिकल 368 भी अम्बेडकर साहब ने लिख रहा है, अब मैं क्या करूं? नाउ दिस इज द इशू विच वेंट ऑन. ठीक है, ये इशू तब तक तो नहीं पकड़ा गया जब तक हमें पता नहीं चला. देखो याद रखो, इंडिया में कोई चीज खुद से नहीं होती, देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड स्टोरी टू इट, एंड एज सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हमें ये स्टोरी हमेशा याद करके रखनी चाहिए. लेट मी टेल यू व्हाट दैट स्टोरी वाज. बड़े अच्छे से आपको बहुत सारे केसेस आज आप लोग याद कर लोगे. सो जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. नाउ लिसन, 1950 में एक चीज हुई थी, अगर आप लोगों को याद है 1950 में, ठीक है, इंडिया बहुत ही ज्यादा गरीब था. इंडिया वॉज वेरी वेरी पुअर. यस, इंडिया वॉज वेरी वेरी पुअर. और हम जितने सारे पुराने सिटीजन्स थे
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैड व्हाट इज नोन एज आर्टिकल 31. ठीक है, वी आर जस्ट राइटिंग इट डाउन हियर. यस, वी हैड आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 31 gave you what is known as a compulsory acquisition of property. मैंने क्या बोला? compulsory acquisition of property. मतलब भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी स्टेट बिना उसे कॉम्पेंसेट किए नहीं ले सकती है, राइट? तो ये क्या था कि पुअर इंडिया के पुअर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 31 लाया गया था. वेरी गुड. अब देखो, इंडिपेंडेंट इंडिया जो थी एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा पुअर थी. हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी आए. नेहरू जी ने बोला इंडियंस को कि इंडियंस भाई, वी विल गिव यू, आई विल गिव यू व्हाट इज नोन एज डेवलपमेंट, आई विल गिव यू व्हाट इज नोन एज इंडस्ट्रीज. मैं तुम्हें डेवलपमेंट दूंगा, मैं तुम्हें इंडस्ट्रीज दूंगा, मैं ना रोड्स बनाऊंगा, मैं इंडिया को पूरा डेवलप करके दे दूंगा. सो इंडियंस, यू पीपल शुड नॉट बी सैड, यू पीपल शुड बी हैप्पी. आई विल गिव यू व्हाट एवर इज नीडेड. मगर गाइस, डेवलपमेंट का आपको नहीं लगता कि भाई मैं फैक्ट्री बनाऊं, मैं रोड्स बनाऊं, मैं कुछ भी करूं, उसके लिए आई विल नीड लैंड. यस, मुझे लैंड की जरूरत पड़ेगी. यस और नो? अब जब नेहरू जी आए, ही सॉ दैट 80% ऑफ इंडियाज लैंड, इंडिया का जितना भी लैंड था ना, यूजेबल लैंड, 80% ऑफ दैट लैंड वाज अंडर द जमींदारी सिस्टम. किसके अंडर में था? जमींदार के अंडर में था, जमींदारी सिस्टम में था. तो नेहरू जी जमींदार को जाकर बोलते हैं कि जमींदार जी, मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे लैंड बनाना है, मुझे फैक्ट्री बनाना है, मुझे रोड्स बनाने हैं, मुझे आपकी जमीन चाहिए. तब जमींदार जी बोलते हैं कि सर, मेरी जमीन, आपने आर्टिकल 31 देखा है? मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है. आपने आर्टिकल 13 देखा है? सी, आई हैव बीन गिवन माय फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 31 हैज बीन प्रोटेक्टेड. ये जमीन मेरी है, मैं जमीन आपको नहीं दूंगा. तो नेहरू जी बोलते हैं, यार अगर आप जमीन नहीं दोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? मुझे तो डेवलपमेंट करना होगा, और इस डेवलपमेंट के लिए मुझे आपकी जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो यहाँ पे जमींदार बोलते हैं, ऑल राइट, गिव अस, व्हाट यू डू इज, आई विल गिव यू माई लैंड, गिव अस 10 times द वैल्यू ऑफ द लैंड. मतलब समझ लो, अगर वो लैंड 100 रुपए का था, जमींदार नेहरू जी से बोल रहा है कि यू गिव मी 1000 रुपीज. नेहरू जी ना यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि भाई, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तुम जमींदार मुझे इस मुझे मेरे जमीन के लिए यू आर मेकिंग मी एंग्री. लिसन, आई विल गो टू द पार्लियामेंट एंड आई विल चेंज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ही बनाया ना, मैं अमेंड कर दूंगा, तुम्हारी जमीन ले लूंगा. तो जमींदार बड़ा और स्माइल करता है, बड़ा बड़ा एकदम क्रिकेट स्माइल तोड़ ताड़ के वो अपना दांत निकाल निकाल के स्माइल करता है. बोलता है, नेहरू जी, यू डू नॉट नो, आई एम सेफगार्डेड. तो नेहरू जी जाते हैं भाई बी आर अम्बेडकर साहब के पास, एंड ही टेल्स हिम कि क्या कर दिया यार आपने, आप देखो ये आपने जो किया है, मैं डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा. मैं अगर डेवलपमेंट नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? हाउ डू यू थिंक विल आई गेट इन डेवलपमेंट? तो अम्बेडकर साहब ने बोला, परेशान क्यों हो रहे हो यार, चलो लेट अस अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही ऐसा है कि हम उसे अपने तरीके से अमेंड कर सकते हैं. यस, इसीलिए हमने एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता छोड़ा है आपके लिए. henceforward the parliament passed the first constitutional amendment act of the year 1951. all right मैम, इसमें क्या क्या, देखो बात सुनना गौर से. इसमें पार्लियामेंट में 3 इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड किया. वन वॉज 31A, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B and the 9th schedule. Now you'll ask me, मैम ये क्या थे? Let me tell you that also. Now listen very carefully. आर्टिकल 31A क्या बोलता है? आर्टिकल 31A बोलता है that if the parliament passes any law, मैंने क्या बोला? If the parliament passes any law, yes, for agricultural reforms, कि भाई पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ फॉलो कर रहा है, कोई भी लॉ निकाल रहा है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए, और अगर ये लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करती है, ठीक है, इवन इफ इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, दिस लॉ विल बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड. ठीक है, दिस लॉ विल बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड. मतलब बड़े प्यार से नेहरू जी ने बोल दिया सारे के सारे जमींदार को कि जमींदार, मैं बोलूंगा कि मैं कर रहा हूँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, और इस बेसिस पे मैं चुपचाप तुम्हारा लैंड भी ले लूंगा. ठीक है, इसके बाद उन्होंने आर्टिकल 31B पास किया, और 31B में उन्होंने और बड़ा चीज कर दिया. ही सेड, पार्लियामेंट है ना, इट कैन मेक एनी लॉ, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, और इस लॉ को अगर पार्लियामेंट जो है 9th शेड्यूल में डाल देता है,
9 शेड्यूल में डाल देता है, ठीक है, दिस विल बी इनविजिबल टू द जुडिशरी। व्हाट डिड आई से? मतलब जुडिशरी को ये जो लॉ है वो दिखेगा ही नहीं, और अगर जुडिशरी को लॉ दिखेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है मैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को भी इफेक्ट कर दे रही हूँ, मतलब जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। भाई लॉ को अगर जुडिशरी देखेगा भी नहीं, वो लॉ लगेगा भी नहीं, और जुडिशरी उस पर मतलब कोई अपना रिव्यू भी नहीं दे पाएगा, उसका सीधा सा मतलब है दैट वो पार्लियामेंट को ऑल पावरफुल बना दे रहा है। यस और नो? नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? कि भाई 31 ये बोल रहा है कि एनी लॉ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए है, मैं आपका लैंड ले सकता हूँ, मतलब वो डायरेक्टली सिटीजन्स के आर्टिकल 31 को इफेक्ट करने वाले थे। इनफैक्ट वो ये भी बोलते हैं कि भाई मैं कोई भी लॉ पास करूँ, इंडिया के डेवलपमेंट के नाम पे मैं कोई भी लॉ पास करूंगा और उस लॉ को मैं डाल दूंगा शेड्यूल 9 में, तो जो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो जुडिशरी है, वो उसे देख ही नहीं पाएगा। इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग दैट ही हैड डन, ही हैड मेड द पार्लियामेंट ऑल पावरफुल। और देखो गाइस, जब भी कोई ऐसा लॉ बनता है, राइट, जब भी कोई ऐसा लॉ बनता है जो एकदम आर्बिटरी होता है, किसी भी चीज को सुप्रीम पावर दे रहा है, वो चीज हमेशा ही चैलेंज होगी। एंड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, दिस वाज चैलेंज्ड इन द शंकरी प्रसाद दियो वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। द नेम ऑफ द केस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, द शंकरी प्रसाद दियो वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब यहाँ पर सवाल जो मेजर उठा था ना, वो एक ही था। देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड हियर कि सुप्रीम कोर्ट, तुम ही मुझे बता दो कि भाई आर्टिकल 13 ज्यादा बड़ा है, क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस, मेरे फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप आर्टिकल 368 ज्यादा बड़ा है? और यार 368 अगर बड़ा है, दैट मीन्स मैं पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने जो ये लॉ पास किया है, पार्लियामेंट जो गरीब इंडियंस की जमीन ले लेगा, वो सही है। तो इन द हिस्टोरिक शंकरी प्रसाद दियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, इंडिया का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का डेवलपमेंट होने के लिए आई एम डिक्लेयरिंग, द सुप्रीम कोर्ट गाइस डिक्लेयर्ड that the parliament, that is article 368, is valid and legal। यानी इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स किए गए वो वैलिड हैं और वो लीगल है। यस, दैट मेंट कि गवर्नमेंट की तो लॉटरी लग गई, और पार्लियामेंट ने क्या किया, अब एक धड़ाके से दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग इन अमेंडमेंट्स, एक के बाद एक अमेंडमेंट लाते गए। और ऐसा करते हुए आप क्या देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई 368 ज्यादा पावरफुल है, आर्टिकल 13 इतना पावरफुल नहीं है। अब तो पार्लियामेंट की लॉटरी लग गई, पार्लियामेंट में निकालते गए, नॉन स्टॉप निकालते गए। और सिमिलरली उन्होंने क्या किया, दे पास्ड द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1964। अब पहले अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था, भाई पार्लियामेंट कोई भी रिफॉर्म ला पा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो जमींदारी लैंड्स पे था, और अगर आपको याद है ब्रिटिश टाइम में द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यस, इट वाज डिवाइडेड इनटू जमींदारी, इट वाज डिवाइडेड इनटू महलवाड़ी एंड रायतवाड़ी। तो ये रायतवाड़ी का लेके इश्यूज चल रहा था, इसीलिए उन्होंने 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाल दिया, उन्होंने रायतवाड़ी का सेटलमेंट्स भी अपने अंडर पे ले लिया। तो बड़ी आसान से पार्लियामेंट ने अपने पावर ऑफ एक्वायरिंग लैंड, ये जो हम बोल रहे हैं ना, लैंड एक्विजिशन पावर्स को बढ़ाकर रख दिया था। अब भाई किसी के भी जमीन जाएगी, ठीक है, किसी की भी जमीन जाएगी तो वो इंसान शांति से तो बैठेगा नहीं, इसीलिए भाई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हुआ गाइस, एंड दिस सेकंड केस वाज द सज्जन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान केस। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि सर सुप्रीम कोर्ट आप ही बता दीजिए सर, आर्टिकल 13 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर जी ने मुझसे वादा किया था, या आर्टिकल 368 है? यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आर्टिकल 368 इज वैलिड एंड लीगल, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर बहुत सारे जजेस बैठे थे, ठीक है, यहाँ पर कुछ एक जजेस बैठे थे, एंड इस जजेस में ना
बड़े आराम से एक जस्टिस थे, फ्यूचर में वो इंडिया के चीफ जस्टिस भी बन गए थे। इनका नाम था जस्टिस हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे, ही वॉज अ वेरी वेल नोन जूरिस्ट। ठीक है, बहुत वेल नोन जज थे, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड थे। तो वो ना इस जजमेंट से काफी दुखी थे। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के जो जजमेंट से वो काफी दुखी थे। वो बोल रहे थे कि भाई आर्टिकल 13 जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से सिटीजन्स को दिया हुआ है, इट हैज बीन गिवन टू द सिटीजन्स, राइट। और जो सिटीजन्स है उन्हें प्रोटेक्शन का वादा किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि रूटीनली आर्टिकल 368 को आर्टिकल 13 के अगेंस्ट में यूज किया जा रहा है, एंड दिस इज नॉट राइट। ये जो जस्टिस हिदायतुल्लाह का स्टेटमेंट था गाइस, वो बहुत दिनों तक आप देखोगे उस टाइम के टॉप पेपर्स के सुर्खियों पे रहा था। ठीक है, एंड एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई सही बात है, भाई फंडामेंटल राइट तो एक इंडिविजुअल का राइट है, गवर्नमेंट उसे आम आदमी के खिलाफ कितने दिनों तक यूज करती रहेगी। एंड हमने तो ये सोचा था कि ये गवर्नमेंट इंडियन है, हमारा साथ देगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये भी तानाशाह के जैसा बिहेव कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक केस दुनिया के सामने आके खड़ा हो गया था। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट, हमने बोला इस चीज को आप देखोगे नेक्स्ट केस में बहुत ज्यादा यूज हुआ। Now before going into those details, I wanted to tell you something about the working of the Supreme Court. ठीक है, मैं आपको कुछ वर्किंग्स के बारे बता देती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, सच दैट आप जब आंसर्स वगैरह लिखोगे आपको उसमें हेल्प करेगा। देखिए, आप नॉर्मली पेपर्स में देखते होंगे कि हम बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट बेंच, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट बेंच जो बैठा है। यस, बेंच का मतलब क्या होता है, एक कोर्ट में कौन कौन से जजेस बैठे हैं, राइट। अगर एक जज बैठता है, इफ देयर इज वन जज हु इज लिस्निंग टू अ केस, मैं उसे क्या बोलूंगी, आई विल कॉल इट अ सिंगल जज बेंच। आई विल कॉल इट अ सिंगल जज बेंच। यस, अगर मेरे पास टू जजेस हैं, ठीक है ना, दो जज है हमारे पास, हम इसे बोलेंगे डिवीजन बेंच। ठीक है, डबल बेंच या डिवीजन बेंच। ऑलराइट, अच्छा मैम थ्री जज बेंच, वी विल कॉल इट अ थ्री जज बेंच। ऑलराइट मैम, मैडम क्या स्पेशल है इसके बारे सुनो। जब भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई बिल जाता है, कोई एक्ट जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का कोई जुडिशियल रिव्यू जाता है ना, अंडर आर्टिकल 145, अंडर आर्टिकल 145 उस बेंच में मिनिमम मिनिमम 5 जजेस बैठे होंगे। मतलब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करता है हमारा पार्लियामेंट और उसका जुडिशियल रिव्यू करता है हमारे जजेस, सो दैट बेंच शुड नॉट हैव लेस देन 5 मेंबर्स। तो मिनिमम 5 मेंबर्स है। मैडम 5 मेंबर से ज्यादा हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। मैडम कौन बोल सकता है कितने मेंबर होंगे, भाई दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया who is known as the master of the roster. Alright मैम, 5 के बाद 6 7 नहीं, 5 के बाद 7 होंगे, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 एटसेट्रा। मतलब मैडम ये जो नंबर अगर आप लोगों को दिख रहा है ये कंप्लीटली ऑड नंबर है। मैडम ऑड नंबर क्यों मेंटेन कर दिया जा रहा है, भाई ऑड नंबर इसलिए मेंटेन किया जा रहा है सिंपल तरीके से कि जो डिसीजन आए वो कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, जो डिसीजन हो वो एक डायरेक्ट डिसीजन हो, राइट। तो आप बोलेंगे मैडम समझ लीजिए एक 5 जज बेंच का जो जवाब था मुझे अच्छा नहीं लगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, मैं क्या करूंगी, आपके पास ऑप्शन है कि आप एक 7 जज बेंच को अपील करो, अगर उससे भी दिल ना भरा तो 9 जज बेंच को अपील कर दो, फिर 11 जजेस को कर दो, फिर 13 जजेस को कर दो। ऐसा एक सिटीजन को राइट होता है, राइट। अब देखो, अगर जजेस ने अगर जजेस ने अपना सारा समझ दो, देयर आर 5 जजेस इन द कोर्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ देख लो, समझो देयर आर 5 जजेस, जस्टिस ए बी सी डी ई। हाँ, तो जब जजमेंट देना होगा हर जो जज है वो अपने हिसाब के पत्री में अपना जवाब लिख देगा, राइट, अपने जवाब के पत्री में, और सबका जजमेंट जो है वो इंडिविजुअल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जजमेंट आएगी, 5 डिफरेंट जजेस जो है वो अपना 5 डिफरेंट जजमेंट्स लिख के देंगे, राइट। और वो उस जजमेंट में अपने रीजंस भी लिखेंगे, आर्टिकल्स भी लिखेंगे जिसको उन्होंने अपने काम के लिए रेफर किया था, राइट। एंड दैट इज द वे इन विच सुप्रीम कोर्ट पे जजमेंट्स होते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर बाय द वे सारे के सारे जजेस ने एक ही डिसीजन दिया है, राइट,
इट विल बी नोन एज अ यूनैनिमस डिसीजन। मैंने क्या बोला? यूनैनिमस डिसीजन, यानी सारे जजेस ने यूनैनिमस होके एक जजमेंट दिया है। अगर बाय द वे समझ लो इन तीनों जजेस ने एक जजमेंट दिया और इन दोनों ने और एक जजमेंट दिया, हम क्या बोलेंगे? इन अ स्प्लिट डिसीजन। मैंने क्या बोला? इन अ स्प्लिट डिसीजन there have been a majority of judges who voted in favor of say article 13, yes, or there were two dissenting judges। मैंने वर्ड्स को मार्क करिए कि जो जजेस ने हाँ बोला है हम उन्हें बोलेंगे majority जजेस, जिस जज ने ना बोला है हम उन्हें बोलेंगे डिसेंटिंग जजेस, एंड दिस द होल आंसर को हम बोलेंगे स्प्लिट डिसीजन। मैडम अगर सारे जजेस ने हाँ बोल दिया या सारे ही जजेस ने ना बोल दिया तो हम बोलेंगे भाई द 5 जजेस इन अ यूनानिमस डिसीजन हैव सेड द जजमेंट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? भाई पांचों जजेस ने यूनानिमसली जवाब दिया है, इट इज अ यूनानिमस डिसीजन। ऑलराइट, ग्रेट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर रहेगा। चलिए अब आगे। हमने जस्टिस हिदायतुल्लाह के बारे बात की थी। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने जब ये स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई आर्टिकल 368 को आर्टिकल 13 के खिलाफ रूटीनली यूज नहीं करना चाहिए, तो सारे देश में ना तहलका मच गया था, राइट। एंड फाइनली आप क्या देखोगे? 11 जज बेंचेस को बैठाया गया था। हमने बोला सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हुआ है ना, इसके लिए हमें एक 11 जज बेंच, मतलब सोचो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस एक साथ बैठते हैं। यस, 11 जजेस एक साथ बैठ रहे हैं और गोलकनाथ गाइस, हिस्टोरिक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में उन्होंने इस क्राइटेरिया को पढ़ा था। इस क्राइटेरिया में उन्होंने बोला था कि भाई मैं क्या करते हैं, इज आर्टिकल 13 सुप्रीम, is Article 368 supreme? This is the first time guys in the historic गोलकनाथ judgment सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के पावर को लिमिट कर दिया। यस, पार्लियामेंट के पावर को लिमिट कर दिया और लिमिट कहते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 is stronger than Article 368. Mark the words guys, Article 13 is stronger than Article 368. Article 13 cannot be touched by Article 368 as Article 13 forms what is known as, mark the words guys, the basic part of the Constitution of India. Yes, अब ये जो केस हुआ था, this had happened in the year 1967, ठीक है, this had happened in the year 1967। और आपको अगर याद है उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर बनकर आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी। यस, यू मस्ट हैव हर्ड हर नेम। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी वो लोगों की प्राइम मिनिस्टर बनकर आई थी गाइस। एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज अ वेरी वेरी प्राउड पार्लियामेंटेरियन। यस, बहुत प्राउड थी, शी वाज वेरी प्राउड। शी यूज्ड टू से दैट द पीपल हैव वोटेड फॉर मी, द पीपल हैव चोजन मी, दैट इज वाई मेरे पास सारा पावर आना चाहिए। तो विद दिस डिसीजन वो काफी दुखी हो गई। शी सेड भाई मेरी जो डिसीजन है, इन लोगों ने मुझे चुना है और जब मेरा पावर यूज करने का टाइम आया तब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्मार्टली मेरे पास आए हैं एंड दे हैव टेकन अवे माय पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 का पावर कम कर दिया। तो ये इस डिसीजन से बड़ी दुखी थी। बट एज आई टोल्ड यू शी वाज अ वुमन ऑफ स्टाइल। कभी भी कुछ भी होता था ना, वो कभी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। शी यूज्ड टू टेक हर टाइम एंड रिस्पॉन्ड। तो शी वेटेड, राइट, शी वेटेड and after some time she passed what is known as the 24th Constitutional Amendment Act in the year 1971। यानी इस जजमेंट के 4 साल बाद उन्होंने क्या किया, 24th Constitutional Amendment Act निकाला और इस 24th Constitutional Amendment Act से उन्होंने बोला कि भाई जुडिशरी तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन ही देखते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखकर ही सब कुछ पढ़ते हैं, राइट। इसीलिए आपने ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव किया है कि भाई आर्टिकल 13 को आर्टिकल 368 नहीं छू सकता। आप अमेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरे पास है, मैं पार्लियामेंट में बैठती हूँ, मेरे पास ये पावर है। तो व्हाट शी डिड इज, मतलब हिस्टोरिक चीज उन्होंने किया, शी अमेंडेड आर्टिकल 13। उन्होंने खुद ही क्या किया, आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया। और आर्टिकल 13 को अमेंड करने के बाद उन्होंने बड़े प्यार से लिखा उसमें
Nothing in Article 13 can affect Article 368. Nothing in Article 13 can affect Article 368. Yes. एक सिंपल तरीके से अगर आप लोग देखो, उन्होंने आर्टिकल 368 को वापस से अनलिमिटेड लिखा था, यस और नो, उन्होंने आराम से इसे कर दिया था, अनलिमिटेड बना दिया था। बट गाइस, हम जो हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और एक डेमोक्रेसी में देयर इज नथिंग विच इज अनलिमिटेड। आप किसी भी चीज को अनलिमिटेड नहीं बना सकते। आप किसी चीज को अनलिमिटेड इसलिए नहीं बना सकते बिकॉज अगर आप बहुत आराम से देखोगे, अ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना। चेक्स एंड बैलेंसेस है। आप चाहे कितने भी पावरफुल प्रेसिडेंट हो, आपको पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। यू हैव टू आंसर द सुप्रीम कोर्ट। इफ यू आर अ वेरी बिग प्राइम मिनिस्टर, बहुत रोरिंग मेजोरिटी से आप जीते हैं, बहुत पावरफुल है, अपने जिंदगी को आपने आपने डाल दिया पॉलिटिक्स में, तब भी यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। आपको लोकसभा में आके जवाब देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप एक जज हो, आपके खिलाफ अगर कोई चीजें आ गई, आपको हटाया जा सकता है। सो इन अ डेमोक्रेसी नथिंग इज अनलिमिटेड, सब कुछ का एक लिमिट होता है। इन दैट वे, हाउ कुड शी अमेंड आर्टिकल 13? हाउ कुड शी गिव द पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर? समझ में आ रहा है सबको द इशू दैट वाज गोइंग ऑन? सो हम बड़े इट वाज रिटन इन द न्यूज़पेपर्स कि ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द मर्डर। यस, द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मर्डर है भाई, डेमोक्रेसी का मर्डर है। दिस इज व्हाट had happened at that point of time. And is article and against the 24th constitutional amendment act, there was it was challenged in what was known as the Kesavananda Bharati case versus the state of Kerala in the year 1973. Yes. अब इस ये केस में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देयर वर 3 क्वेश्चंस दैट वर टेक्निकली आस्क्ड। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है वो ये होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, आप ही बता दो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड है या नहीं। इज इट वैलिड, इज इट इनवैलिड, आप ही हमें बता दो। क्वेश्चन नंबर 2, सर गोलकनाथ का जजमेंट सही था, वॉज द गोलकनाथ जजमेंट राइट, और वॉज द सज्जन सिंह जजमेंट राइट। या हम लोग शंकरी प्रसाद का केस ले, कौन सा केस का जजमेंट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज सिटीजंस। एंड फाइनली सर आप ही बता दो कि भाई हमें आर्टिकल 13 को देखना है या आर्टिकल 368, कौन सा ज्यादा पावरफुल है। यस, कौन सा ज्यादा पावरफुल है। इन दिस केस गाइस, पहली बार हुआ है कि 13 जजेस एक साथ बैठे। ना इस केस के पहले कभी हुआ, ना इस केस के कभी बाद हुआ, बट बिफोर दिस, इन दिस केस 13 जजेस बैठे थे। 6 महीनों तक चलता गया कंटिन्यूअसली। देयर वर डिबेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। दुनिया का ऐसा कोई लॉयर नहीं है गाइस जो इस केस में नहीं लड़ते, हु हैव नॉट फॉट इन दिस केस, जो इस केस में नहीं लड़े, जिसने इस केस में अपना वर्डिक्ट नहीं दिया है। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज डिक्लेयर किया। उन्होंने बोला कि भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसे पावर मिलती है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, राइट। उन्हें अमेंड करने का पूरा राइट है। आर्टिकल 368 जो है वो कंप्लीटली वैलिड है। आर्टिकल 368 जो है इट कैन अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। अरे अगर वो चाहे ना तो वो फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से हटा भी सकती है। यहां तक पावर है पार्लियामेंट को। मगर अब पार्लियामेंट, हम जो ये पार्लियामेंट बन रही है, देखो हमारे फोरफादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनका एक विजन था इंडिया को लेके, और वो विजन बहुत ही ज्यादा प्यारा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, राइट। बहुत ही ज्यादा प्यारा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उनका यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी होगी, इंडिया जो है वो सेक्युलर होगी, इंडिया जो है वो सोशलिस्ट होगी। और ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो हमने बोला सर आप एक काम कीजिए ना, आप डिफाइन कर दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये मैं डिफाइन नहीं करूंगा। सो इफ आई एम टेलिंग यू रिपब्लिक,
आई एम टेलिंग यू डेमोक्रेसी, आई एम टेलिंग यू सेक्युलरिज्म, आई एम टेलिंग यू इक्वालिटी, और लास्ट में उन्होंने एक वर्ड दे दिया एटसेट्रा। दैट मीन्स गाइज, अगर फ्यूचर में भी इंदिरा गांधी जाती और फिर से इसे अमेंड कर देती, तो ये एटसेट्रा वर्ड जो है ना वो इवॉल्विंग बना देता। व्हाट वुड इट हैव डन? इवॉल्विंग बना देता भाई, एटसेट्रा में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ना, बड़े प्यार से एक गोस्ट को क्रिएट कर दिया। इट क्रिएटेड अ गोस्ट। और जाहिर सी बात है गाइज, अगर हम एक गोस्ट को क्रिएट कर देते, एक भूत को क्रिएट कर दो, तो क्या आप एक भूत को मार पाओगे? आप उसे नहीं मार पाओगे, बिकॉज वो आपको दिखेगा ही नहीं। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने ना हमें एक डेफिनेशन नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक भूत को दे दिया। they gave us a ghost and this ghost could not be destroyed because वो दिख ही नहीं रहा था। सो इन दैट वे अगर आप देखो, बड़े स्मार्टली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना जजमेंट दिया था, राइट। एंड इट वाज डन बाय अ 7:6 रेशियो, 7:6 के रेशियो से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई चेंज कर दो आर्टिकल 13 को, सब कुछ चेंज कर दो, बट इंदिरा गांधी जी, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है। यू कैन नॉट चेंज व्हाट इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए गाइस, इस केस से आपको मिलता है व्हाट इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर doctrine of the Indian Constitution. You get what is known as the basic structure doctrine of the Indian Constitution. अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या ये कहीं लिखा हुआ था? It was not written anywhere. Is it an evolving concept? Yes, it is an evolving concept. Guys, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, that within a few period, within some time ना, this case had become like the Supreme Court versus Indira Gandhi. It had become the judiciary versus the executive. और ये जो केस है, इसने बहुत सारी हमारे कंसेप्शंस को क्लियर किया था, राइट। लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ। देखिए, जब मैंने ये बोला था कि 7:6 जजेस है, यस, मतलब 13 जज में से 7 जजेस ने बोला था कि भाई आर्टिकल हम लोग भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनाएंगे, और 6 जजेस ने बोला था कि नहीं भाई हम आर्टिकल 368 करेंगे। इनमें से 2 बड़े इंपॉर्टेंट जजेस थे गाइस। हाँ, इस वक्त के 2 जजेस थे, जस्टिस एच.आर. खन्ना, ठीक है, जस्टिस एच.आर. खन्ना, एंड देन देयर वाज जस्टिस सिकरी, ठीक है। ये दोनों लोग, दे वर अ पोर्शन ऑफ द पीपल जो ये बोल रहे थे कि भाई हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ना बड़े अच्छे से एक सवाल पूछा। इन्होंने बोला कि भाई देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनमें से पार्ट 1 है, हमारे पास पार्ट 2 है, हमारे पास पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, राइट। हमारे जो हमारा जो नेशन है, एच.आर. खन्ना ने बड़े अच्छे से बोला था कि यार ये जो हमारा नेशन है ना, इंडिया, ये एक आइडिया है, दिस इज लाइक एन आइडिया, यस। और इस आइडिया में हमारे फोर फादर्स ने कहा है कि इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक होगा, ठीक है, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी होगा, ठीक है, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक होगा, इंडिया में जो है रिपब्लिक होगा, इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री होगा, और इंडिया में जो है हम इक्वालिटी मनाएंगे, हम प्रिंसिपल्स लेकर आएंगे। मगर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी, अगर आप ये बोल रही हैं कि आर्टिकल 368 अनलिमिटेड है, यस, अगर आप ये बोल रही हैं कि आर्टिकल 368 अनलिमिटेड है और पार्लियामेंट का वर्ड अनलिमिटेड है, तो यहाँ पर आज जो मेरे पास वर्ड है डेमोक्रेसी, कल आप एज अ पार्लियामेंटेरियन इसे चेंज करके आप डिक्टेटरशिप भी कर देंगी, यस, आप इसे डिक्टेटरशिप भी कर देंगी। कल आप बोलेंगी भाई हम सेक्युलरिज्म में नहीं मानेंगे, सारे के सारे बगैर हम माइनॉरिटी के धर्म, हम किसी माइनॉरिटी को नहीं मानेंगे, हम सारे माइनॉरिटीज को बाहर भेज देंगे। तो अगर आप ये बोल रही हैं, तो कल तो आप ये भी कर सकती है ना। दिस इज नॉट what was the vision of our forefathers। एंड अगर ये हमारे विजन ऑफ द फोरफादर्स नहीं है, तो हम कैसे इस चीज को सही बोलेंगे। तो अगर अभी 13 जो जजेस हैं, इनसे एक सवाल अगर आप पूछते कि आप बताइए आर्टिकल 13 ज्यादा बड़ा है या आर्टिकल 13 368, इनमें से कोई जजेस के पास आंसर नहीं था। नन ऑफ द जजेस हैड एन आंसर, बिकॉज जजेस ने बोला कि मेरा जो जजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंट्रिंसिक लड़ाई है। यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि देयर इज अ सुपरमैन, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ देयर इज अ स्पाइडरमैन,
और मैं ये बोल रही हूँ कि बताओ भाई आप दोनों में से कौन जीतेगा, हु इज मोर पावरफुल, स्पाइडरमैन इज मोर पावरफुल या सुपरमैन इज मोर पावरफुल? सो नोबडी न्यू द आंसर ऑफ दिस. It is at that point of time, guys, that Justice Sikri came again. और जस्टिस सक्री ने बोला कि भाई देखो, अगर आर्टिकल 368 ये बोलता है कि हम आर्टिकल 13 को चेंज कर सकते हैं, ये सही है, बिकॉज एग्जैक्टली यही वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है. सो इट इज राइट. यस, यू कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम द सिटीजन. तुम उसका पार्ट 3 ले लो, पार्ट 1 ले लो, पार्ट 2 ले लो, सब कुछ ले लो, टेक अवे एवरीथिंग, बट you cannot touch the basic idea of the constitution. ये जो हमारा idea of the constitution है, the very basic fabric of the country, the very basic understanding of the forefathers, आप वो नहीं छू सकते. and वो जो idea है guys, that was the basic structure doctrine of the constitution. तो गाइस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहीं लिखा हुआ नहीं है. इट इज व्हाट इज नोन एज अ जुडिशियल इनोवेशन. ये तो हमारी जुडिशरी ने इनोवेट किया था. इन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे पार्ट्स है हमारा, अगर आप बोलते हो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसके बहुत बहुत सारे पार्ट्स है गाइस. हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर यू कैन से दैट यू कैन से दिस कि मैडम डेमोक्रेसी, मैं बोलूंगी हाँ भाई इट इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसे कोई नहीं छू सकता. अगर आप बोलते हो लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, ये मैं भी बोलूंगी हाँ. अगर आप ये बोलोगे आर्टिकल 50 सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, मैं इसमें भी हाँ बोलूंगी. आप बोलोगे रिपब्लिक, मैं ये भी हाँ बोलूंगी. और इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट वाज एटसेट्रा. एटसेट्रा का मतलब है कि हमने अब तक जितना हमें समझ में आया हमने बोला, बट विथ द टाइम, विथ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स, दिस इज एन इवॉल्विंग आइडिया. ये क्या आइडिया? इवॉल्विंग आइडिया. मतलब विथ एंड विथ टाइम ये चेंज होता रहता है. यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर दूं, फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. नहीं है. प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल्स इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. योर आंसर शुड बी नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. अब आपके दिमाग में गाइस एक चीज आता होगा कि मैडम आपने तो बोला लॉ इज रिटन, लॉ इज क्लियर, लॉ इज व्हाट इज नोन एज ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक भूत को बना दिया. दे क्रिएटेड अ गोस्ट. इन्होंने एक भूत को बना दिया. मैडम दिस इज नॉट राइट. देखो ये चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट हैव क्रिएटेड अ गोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इन्होंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट को नहीं अपनाया, इन्होंने एक आइडिया को अपना लिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डिफाइन कर दे और फिर इंदिरा गांधी जी पार्लियामेंट में जाए, या इंदिरा गांधी के बाद भी अगर कोई भी बंदा आता है वो पार्लियामेंट में जाएगा, इसे अमेंड करके रख देगा और फिर एक तरह का लॉगर हेड क्रिएट होगा. तो उन्होंने बोला कि भाई कोई अमेंडमेंट एटसेट्रा को तो नहीं चेंज कर सकती ना, यू कैन नॉट चेंज द वर्ड एटसेट्रा. मैं इस आइडिया को इवॉल्व करता रहूंगा, you will not be able to do anything. That is the time guys जब इंदिरा गांधी को बहुत स्मार्टली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया था. अब आप लोग याद कीजिए, देखो बड़े आराम से सोचो, इंदिरा गांधी ना बड़ी दुखी हो गई. She became very angry. उन्होंने बोला यार ये क्या कहानी आया, जब मेरा जीतने का टाइम आ गया था सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे वो पावर ही छीन लिया है. So what she did is she went and on the 25th of June 1975 she declared what was known as internal emergency. उन्होंने इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया. और ये जो इंटरनल इमरजेंसी है वो 21 मार्च 1977 तक चलती रही. ये इंटरनल इमरजेंसी जो है वो 21 मार्च 1977 तक चलती रही. ओके, यहाँ पर बड़े स्मार्टली इंदिरा गांधी जी ने, अगर आपको याद है, सारे के सारे ऑपोजिशन मेंबर्स को अरेस्ट करा दिया था. यस, बहुत सारे एट्रोसिटीज किए थे. शी डिड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सारे ऑपोजिशन को अरेस्ट कर दिया था. अब भाई पार्लियामेंट में कोई ऑपोजिशन था ही नहीं, तो कोई भी बिल पास किया जा सकता था. तो उन्होंने बड़े प्यार से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया था. ये आपने सुना होगा इसके बारे. दिस वाज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन.
और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1976 से इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 368 को ही अमेंड करके रख दिया। शी अमेंडेड आर्टिकल 368 इन हरसेल्फ। इन्होंने बड़े प्यार से बोला, यार जुडिशरी तुम बड़ा कूद रहे थे ना, यस, सो इन्होंने मेंशन कर दिया आर्टिकल 368 में दैट नो अमेंडमेंट, कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि किसी भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। मतलब देयर कैन बी नो अमेंडमेंट, मैं जो अमेंडमेंट करना चाहूँ मैं वो अमेंडमेंट कर सकती हूँ, और ये जो अमेंडमेंट है इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। समझ में आ रहा है आपको? टेक्निकली शी वॉज चेंजिंग वॉट वॉज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज अगर आपको पता नहीं है, आई जस्ट टेल यू दिस इंफॉर्मेशन, आपको बहुत जरूरी है जानना। देखो 24 ऑफ अप्रैल को ये वाला केस पास हुआ था, ठीक है, ये जजमेंट जो था द केसम नंदा भारती जजमेंट ये पास हुआ था, राइट। और 25 अप्रैल को आप क्या देखोगे, द हिंदू पढ़ते हैं ना हम लोग, द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, और ये आर्टिकल बोलता था, इट कॉल्ड द केसम नंदा भारती केस द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। मैंने क्या बोला? द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया को डेमोक्रेसी से बचा दिया। तो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी का तो गुस्सा होना बनता ही था, उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर कर दिया, आर्टिकल 368 को अमेंड करके बोला कि भाई कोई भी अमेंडमेंट मैं करूं, पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करे, जुडिशरी उसे रिव्यू नहीं कर सकती है। अगर आप बहुत अच्छे से इस चीज को देख रहे हो, इट वाज टेकिंग दिस अमेंडमेंट टुक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट्स, राइट। अब यहां पर आप क्या देखोगे, this amendment was challenged in the historic Minerva Mills case of the year 1980। मैंने क्या बोला? It was challenged in the Minerva Mills case of the year 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भाई मतलब आई टेल यू, इस केस के बारे में बहुत लंबा केस था गाइस, इसमें भी बहुत सारे लॉयर्स ने लड़ा है। अगर आप देखो इंडिया का कोई ऐसा लॉयर नहीं है जो मिनर्वा मिल्स केस में खड़ा होकर बात नहीं करता है। और इस केस में बड़े प्यार से सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड दिया, एक चीज बोला कि भाई देखो, every person has fought in this case। there was a very famous person recently, उनकी डेथ भी हुई है, उनका नाम था नानी पालखीलावा। आप लोगों ने अपने बुक्स में पढ़ा होगा N.A. पालखीलावा, यस, N.A. पालखीलावा। एंड N.A. पालखीलावा ने भी यहाँ पर बहुत अपना, इट इज सेड, अपने करियर का उन्होंने बेस्ट आर्ग्यूमेंट दिया था इस केस में। और इस केस के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला एवरीथिंग that was done in the 42nd Constitutional Amendment Act is null and void। जो भी किया है हमारे पार्लियामेंट ने 42nd Constitutional Amendment Act में, वो null and void है। It is violative of the Constitution। Everything in India is under judicial review। मैंने क्या बोला? Everything in India is under judicial review। कुछ भी होता है इंडिया में, जुडिशरी उसे चेक करेगी। एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। मतलब पार्लियामेंट कोई भी स्टेप लेगा उसे हम बोलेंगे कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आया। तो बड़े अच्छे से गाइस इस केस को बोला गया द केस दैट इवॉल्व्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्योंकि पहले क्या था, हमने देखा कि सिर्फ डेमोक्रेसी को बचाया जा रहा था, बट गाइस इस केस में क्या हुआ है, हमारे डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से इवॉल्व किया जा रहा है, राइट। अब देखिए, अब इसके बाद अगर आप देखते हो, हमने बड़े आराम से, अगर आप देखो, हमने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 को तो जीतने नहीं दिया। लेकिन गाइस अगर आप एक चीज नोटिस करते हो, यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करो, अब तक हमने 31A के बारे बात कर लिया, 31B के बारे बात कर लिया, 368 के बारे बात कर लिया, 13 के बारे बात कर लिया। But guys, don't you realize कि फर्स्ट अमेंडमेंट में there was another thing जो एकदम चुपचाप अभी बैठा हुआ है, that was the 9th schedule। Do you people remember? 9th schedule भी था, और 9th schedule में जितने आर्टिकल्स डाले जा रहे थे, those articles
were away from the eyes of judicial review, यानी वो जुडिशरी के आंखों के बाहर थी, राइट? यो आंखों के जुडिशरी के बाहर थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ धीरे धीरे पहले तो 2-3 आर्टिकल्स थे, लेकिन बाय द टाइम इट वाज 2007 हम लोगों ने देखा कि भाई 9th शेड्यूल में 273 आर्टिकल्स डाल दिए गए थे। मतलब 273 आर्टिकल्स were away from the eyes of the judiciary. अब अगेन गाइस 9th शेड्यूल चैलेंज हुआ इन द हिस्टोरिक द IR कोहेलो केस इन द ईयर 2007। इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस 9th शेड्यूल के चक्कर में ना जुडिशियल रिव्यू ले लिया जा रहा है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ले लिया जा रहा है, और जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। भूल गए आप लोग? मैंने आप लोगों को मिनर्वा मिल्स केस में बोला है कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एक पोजीशन है, इसीलिए इसे हटाया नहीं जा सकता, राइट? इसीलिए भाई एनी आर्टिकल दैट हैज बीन क्रिएटेड, अगर आप देखो IR कोहेलो केस में उन्होंने बोल दिया कि एनी आर्टिकल दैट हैज बीन क्रिएटेड इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि सर ये तो पहले ही बना हुआ था, ये 1951 में बना हुआ है, ये जो आर्टिकल्स है ये तो 1951 के टाइम से बनता आ रहा है, तो आप क्या 273 आर्टिकल्स को देखोगे? सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो, मैं तो इसे तभी देख सकूंगा ना जब मेरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डिफाइन हुआ है। मेरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कब डिफाइन हुआ है? हमने बोला सर केशवानंद भारती केस में डिफाइन हुआ है। भाई आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो था वो 24 अप्रैल या 24 अप्रैल 1973 से हुआ है, आपको ये डेफिनेशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिंगो, यानी कि मैं उन आर्टिकल्स को देखूंगा जो 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड हुए हैं, उन पर मैं अपना जुडिशियल रिव्यू लगाऊंगा, उसके पहले के मैं जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाऊंगा। तो डू यू रियलाइज गाइस, ये जो केस हुआ था ये हुआ था 2007 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 1973 से बनाए हुए आर्टिकल्स को मैं जुडिशियल रिव्यू के अंदर लाऊंगा। मतलब एक तरीके से वो पुराने जजमेंट्स को अपने एम्बिट में ला रही है, पुराने जजमेंट्स को अब सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। मतलब जो करंट हो रहा है वो तो वो देख ही रही है, इसके साथ साथ जो पुराना में हो रहा है उसे भी वो देखेगी गाइस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज नोन एज द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, retrospective application of law, yes। और इस रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में उन्होंने बोला कि जो भी लॉ बनेगा जो 24 अप्रैल के बाद बना हो उसे मैं बोलूंगा दैट दिस इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ऑलराइट? ओके, अब आप नॉर्मली एक चीज सोचो, जब हम ये बोलते हैं कि भाई गोलकनाथ केस आया था, जस्ट रिमेम्बर दिस मच दैट जब हमारे पास गोलकनाथ केस आया था, राइट, I have told you about the retrospective application of law, right? हमने बोला है कि भाई retrospective application of law हुआ था as per the IR कोहेलो केस। अब आप चले जाइए वापस से, let's go back to गोलकनाथ केस। देखिए गोलकनाथ केस ने टेक्निकली शंकरी प्रसाद केस और उन्होंने सज्जन कुमार केस, राइट, शंकरी प्रसाद केस एंड द सज्जन सिंह केस, ठीक है, इन दोनों के खिलाफ इन्होंने एक जजमेंट दिया था। These two cases said that Article 368 was supreme, right? And गोलकनाथ केस में बोला गया था that Article 13 is correct. Now that means जो सेंटर है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं टच कर सकता। गाइस अब आपको नहीं लगता है कि 1950 में जो हमारे जमींदार थे वो दौड़ते हुए आएंगे कि भाई अब तो 313 हो गया, अब तो हमारा सारा लैंड हमें वापस कर दो, गिव मी बैक माय लैंड, ऐसा तो हो सकता था ना। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन गाइस कि आप क्या देखे थे कि गोलकनाथ केस के एकदम जो फाइनल वर्ड है ना, लास्ट लाइन ऑफ द जजमेंट ने बड़े प्यार से जजेस ने लिख दिया था कि गोलकनाथ का जो जजमेंट है इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम दिस डेट। मैंने क्या बोला? फ्रॉम दिस डेट होगा, यानी कि ये कोई पुराने केस पे नहीं जाएगा, ये अब जो पहले हो चुका सो हो चुका, अब जो है ये आज के डेट से हम लागू करेंगे।
So this, guys, is known as the doctrine of prospective overruling. The doctrine of prospective overruling. ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है. वी हैव रेड अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग और हमने डॉक्ट्राइन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ को भी पढ़ा है ऑलरेडी. सो इन दिस class, guys, we have discussed many important cases. The first case was the Shankari Prasad Deo case. We have understood the intrinsic difference in the constitution between article 13 and article 368. हमने उसके बेसिस पे देखा है कि शंकरी प्रसाद केस आया था, फिर हमने देखा कि सज्जन सिंह केस आया, फिर हमने देखा कि कैसे बेसिक पार्ट का कॉन्सेप्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. देन वी सॉ अबाउट द केशवानंदा भारती केस एंड वी सॉ हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज गिवन. इट वाज द सेव केस दैट सेव डेमोक्रेसी. उसके बाद हमने मिनर्वा मिल्स केस को भी देखा है, जिसमें हमने देखा दैट इट वाज द केस दैट इवॉल्व्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. यस, इन्होंने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से दिया. वी रेड द आईआर कोहेलो केस. आईआर कोहेलो केस में हमने शेड्यूल 9 को अंडर जुडिशियल रिव्यू वी गॉट. इट वाज द केस दैट promoted judicial review, right? And this marks the end of the chapter. So I hope that after this lesson you people can nicely understand how the basic structure doctrine came about, what were the important cases, and you will easily be able to answer any questions जो आपके prelims या आपके mains पे आता है. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye.